एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हार्ट, जो कि है द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी सेल या एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, आपको सेक्शन नंबर कौन सा मेंशन करना है, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन में कितने पैराग्राफ इंक्लूडेड होने चाहिए, कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये जो सभी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉ के सब्जेक्ट में, क्योंकि इसी से आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम स्कोर होंगे। ठीक है, तो हम हमारे लेक्चर में कीवर्ड्स भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन टिप्स भी मैं आपको देने वाली हूँ, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक इन अ वेरी simple way. So if you are new to my channel, you can quickly subscribe and forward this video, share this video with your CA foundation colleagues so that उनका भी लॉ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए एंड आप बहुत अच्छे मार्क्स एम कर पाओ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर। देखो बेसिक मीनिंग तो क्या है, बेसिक मीनिंग दिया है सेक्शन नंबर 4 में। Okay, these both things are defined in section number 4 and section number 4 में उनकी legal definition दी हुई है, जिसमें section number 4 subsection 1 में contract of sale का definition दिया हुआ है। सेल मतलब क्या होता है कि भाई आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, ए फॉर एग्जाम्पल ए इज गोइंग इनटू अ मार्केट एंड वो बी के शॉप पे जा रहा है, उसको एक ड्रेस पसंद आ गई है एंड ए ने क्या किया, इस ड्रेस को परचेज कर लिया एंड ड्रेस परचेज करते ही उसने कैश पेमेंट दे दिया। ठीक है, तो अभी कैश पेमेंट देते ही दैट मीन्स कि वहां पे सेल हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल टू सेल। ओके, नाउ इसी एग्जाम्पल को एक और चीज में डिस्कस करते हैं, जैसे कि ए मार्केट में गया बी के पास एंड उसको एक ड्रेस यहाँ पे पसंद आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे उसको एक ड्रेस पसंद आ गई लेकिन उसमें साइज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो ड्रेस पसंद आई उसको वो सेम साइज फिट नहीं हो रही थी एंड साइज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलर है उसने बोला कि सर मेरे पास अभी इसका साइज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं कल आपके लिए ड्रेस लाके रखता हूं एंड मैं आपको सेल कर दूंगा। आई मीन कि मैं मेरे गोडाउन से ड्रेस ले आऊंगा एंड कल आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो कल आप आके परचेज कर लीजिएगा। दैट इज नथिंग बट एग्रीमेंट टू सेल। दोनों के बीच का अंतर समझ के लो। सेल मतलब क्या है कि हाथों हाथ ओनरशिप। सेल और एग्रीमेंट में एक कीवर्ड है विच इज ओनरशिप। ठीक है, हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सेल में, एंड एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है हाथों हाथ, वो किसी एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है या फिर किसी एक कंडीशन को फुलफिल करके होती है। ठीक है, इसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 में मीनिंग दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, जहां पे मेंशन है कि बाबा ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड कीवर्ड आपका है यहाँ पे प्राइस, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग मूवेबल गुड्स के ऊपर ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, एंड नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मॉनिटरी टर्म्स में ही होती है विच इंक्लूड्स प्राइस। यहाँ पे बार्टर सिस्टम, ठीक है, या फिर दूसरी चीजें बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाइज ओनली टू मूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोर कंसेप्ट। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ओके, एंड जो भी डील होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की वो हमेशा होती है मॉनेटरी टर्म्स में या फिर प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सेल में हमेशा दो लोग होते हैं, एक होता है ओनर और दूसरा होता है सामने वाला पार्टी, मतलब कि बायर एंड सेलर। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। ठीक है,
Price must be in money terms, already read. Now sales take place when property and goods transfer immediately from seller to buyer. ठीक है, एग्जांपल आप गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो. अब चलिए डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है. कि भाई अभी मैंने आपको दो चीजें मेंशन की. फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर होने की बात हुई है एंड आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, और यहाँ पे और मेंशन किया हुआ है. ठीक है, agreement to sale means ownership will transfer at a future date or after fulfilling certain conditions. For example, A will sell to B a consignment of a specific product only after advance payment, let's say. ठीक है, only after एडवांस पेमेंट. तो जब तक बी एडवांस पेमेंट नहीं करेगा ए को, तब तक वो सेल नहीं करेगा. ठीक है, सो दैट इज आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस. दिस इज अ एग्रीमेंट टू सेल. ओके, नाउ एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट्स इनटू सेल व्हेन स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर और रिक्वायर्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ऑब्वियसली. ठीक है, एक बार एडवांस पेमेंट कर देगा ये, तो एग्रीमेंट टू सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल. ओके, नाउ इफ वी talk briefly about sale and agreement to sale, these are the core points of difference. अगर इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो आपका फॉर्मेट भी यही रहेगा गाइस. आपको कीवर्ड मेंशन करना है प्रॉपरली एंड उसके बाद में आपको पॉइंट्स ऐसे मेंशन करना है. आपको पेज में ऐसा लाइन लगाना है. मैं आपको प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ. कीवर्ड को मेंशन करना है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर उसके बाद में उसका डिफरेंस बिटवीन लिखना है एंड यू शुड राइट इट इन अ पॉइंट वाइज. ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ ये पॉइंट मेंशन नहीं करना है प्रेजेंटेशन के वक्त. ठीक है, ये पॉइंट जो कीवर्ड है वो भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बेसिस ऑफ डिफरेंस. पहले तो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं. ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाती है सेल में. एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप विल बी पासिंग एट अ फ्यूचर डेट और आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन. ठीक है, देन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यूनिट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर अभी भी पेंडिंग है. ओनरशिप का ट्रांसफर अभी भी पेंडिंग है. ठीक है, देन रेमेडी फॉर ब्रीच क्या, यूनिट नंबर अगेन 5. देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसका बेस आया है यूनिट नंबर 1 से. यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे इसका बेस आया है यूनिट नंबर 5 से. तो देखो कैसे एक के बाद एक ना टॉपिक्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो आपको वो चीजें भी, उसका कॉन्सेप्ट भी कभी भी मिस नहीं करना है. अगर एकदम स्ट्रांग हो गया ना आपका कोर, तो आपको आगे की पढ़ाई अपने आप इजी हो जाती है. ठीक है, अभी तक हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वीडियोस नहीं देखे, तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसको देखने के बाद आपका 100% जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अगेन रेमेडी फॉर ब्रीच क्या है कि भाई अगर ए कौन है, सेलर है. ठीक है, बी कौन है, बायर है. ठीक है, यहां पे ए ने सेल कर दिया बी को. ठीक है, लेकिन बी ने ए को पैसा नहीं दिया, यानी कि बी ने धोखा दे दिया. तो ऐसे मोमेंट पे ए के पास क्या लीगल राइट है, ए के पास क्या रेमेडी है? तो सिंपली ए क्या कर सकता है, प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. जितने का माल था, फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्रोडक्ट अगर बी ने खरीदा है, तो पूरे के पूरे 1 लाख के ऊपर सामने वाला पार्टी जो है, जो सेलर है, वो क्लेम कर सकता है. प्राइस के ऊपर वो यहां पे क्लेम कर सकता है. ठीक है, सेलर कैन स्यू बायर फॉर प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज ओनरशिप हैज पास्ड. ठीक है, बट वेराज अब एग्रीमेंट टू सेल है. ठीक है, ए ने एग्री किया है बी को. ओके, तो यहां पे इन दोनों में से कोई भी एग्रीव्ड पार्टी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल सेलर ने नहीं बेचा, फॉर एग्जाम्पल बायर ने पैसे नहीं दिया, या फिर जो भी बात हुई थी उन दोनों के बीच में. ठीक है, दोनों में से कोई भी ब्रीच कर सकता है. यहां पे सेल में अपन ने क्या पढ़ा कि भाई ब्रीच किसने किया है, बायर ने किया, तो सेलर के पास क्या रेमेडी है. ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट के ऊपर डिपेंड है ना, वो कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद डिपेंडेंट है ना वो. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भाई सेलर ही धोखा देगा या फिर बायर ही धोखा देगा. दोनों में से कोई भी धोखा दे सकता है. तो जो भी धोखा देता है, ठीक है, वो होता है धोखेबाज. एंड जिसको धोखा मिला वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्रीव्ड पार्टी. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को याद करो.
ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी का टर्म हम लोगों ने वहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग, ठीक है। दुखियारी पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, ओके, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ही कैन क्लेम डैमेजेस गाइस, डैमेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्लेम हो रहा है प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्लेम हो रहा है सिर्फ डैमेजेस, क्योंकि अभी सेल हुआ नहीं है, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है। यहाँ पे डैमेजेस मतलब क्या, टाइप्स ऑफ डैमेजेस को याद करो अगेन, यूनिट नंबर 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 5, वहां पे ऑलरेडी अपन ने टाइप्स ऑफ डैमेजेस को बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। सो you can just check out that video also, okay. Now aggrieved party can generally sue only for damages and not price, very very important point, star mark this, okay. Now coming to the next point, liability of or loss or destruction, यानी कि ए ने बी को सेल कर दिया एंड प्रोडक्ट को आग लग गई, भाई रिस्क कौन बेयर करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बायर ही रिस्क को बेयर करेगा ना, लॉस आफ्टर सेल इज बोर्न बाय बायर, एंड यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल कर दिया एंड आग लग गई, तो प्रोडक्ट तो अभी भी ए के पास में ही है, तो लॉस कौन बेयर करेगा, लॉस बिफोर ट्रांसफर इज बोर्न बाय सेलर, ओके। देन बर्डन ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली अगर लॉस बायर बेयर कर रहा है तो रिस्क भी बायर ही बेयर करेगा, अगर लॉस सेलर बेयर कर रहा है तो रिस्क भी सेलर ही बेयर करेगा। सी दीज टू पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, सिर्फ पॉइंट अलग है लेकिन लॉजिक दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है, आप यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स लिख सकते हो, लायबिलिटी फॉर लॉस डिस्ट्रक्शन सेलर, ठीक है, यहाँ पे बायर सेलर बायर, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो आपके बुक में। और अगर आपको इन्हीं समरी नोट से पढ़ना है तो वेल एंड गुड, ये भी आपको फ्री में अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हो आप मेरे ऐप पे, और डिटेल्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ राइट्स गाइज, अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ राइट्स यानी कि क्या, कि भाई मेरे पास क्या राइट है, तो यहाँ पे सेल में आता है जस इन रेम, ठीक है, सेल में हम लोग क्या बोलेंगे, जस इन रेम, और एग्रीमेंट टू सेल में हम लोग क्या बोलेंगे, का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, अब कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके अगर मेरे ओनरशिप पे उंगली उठाएगा तो मैं सबसे फाइट मारूंगा, ठीक है। जस्ट इन रेम मतलब क्या, अगेंस्ट दी वर्ल्ड, आई हैव द राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, मेरे पास ओनरशिप आ गई है ना अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कल ही गए, आपने मार्केट में जाके एक नया आईफोन खरीदा एंड अब उस आईफोन को क्लेम करने के लिए अचानक से कोई लड़ रहा है तुमसे, ठीक है, कि ये मेरा आईफोन है, मैं इसको यूज करूंगा, अगर ऐसे कोई चीज बोल रहा है तो तुम सबसे झगड़ा कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट जेस इन रेम, और जेस इन पर्सोनम यानी क्या होता है कि राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पार्टी ओनली, स्पेसिफिक पार्टी कौन, या तो बायर या तो सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ब्रीच कर रहा है, वहां पे जो बंदा ब्रीच कर रहा है, ठीक है, उसका आगे अपोजिट पार्टी यानी कि एग्रीव्ड पार्टी के पास होता है जस्ट इन पर्सोनम यानी कि राइट ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक पार्टी, क्योंकि उनके दोनों की आपस के बीच की बात है, तो वो दोनों ही आपस में सेटल करेंगे, ठीक है। देन राइट ऑफ रीसेल, आप बताइए राइट ऑफ रीसेल, क्या आप कोई भी चीज परचेज करने के बाद उसको दोबारा रीसेल कर सकते हो, एब्सोल्युटली, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर कैन रीसेल बट वेयरएज सेलर कैन नॉट रीसेल, ऑब्वियसली, ठीक है। बायर हो तो बायर आप रीसेल कर सकते हो, सेलर आपके प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर सकता। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा फनी है ना, सेलर के नॉट, सेलर की बात कहां से आ गए, देखो ए ने बी को कुछ प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, बट क्या हुआ, आप कहीं पे ट्रैफिक में अटक गए या फिर बारिश में अटक गए एंड सब कुछ क्लियर है, आपने पेमेंट भी कर दिया, यूपीआई से पेमेंट कर दिया, अब सेलर के पास ही आपका प्रोडक्ट बचा है एंड आप जा ही नहीं पाए बारिश की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर के पास ही पोजीशन रह गई, ठीक है, लेकिन आपने पैसा कर दिया तो ऑब्वियसली यू हैव गॉट द ओनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर आपको चीट नहीं कर सकता, ही डू नॉट हैव द राइट टू रीसेल, ओके, वो रीसेल नहीं कर सकता है। देन हियर सेलर कैन रीसेल बिकॉज ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द सेलर, तो यहाँ पे
कीवर्ड क्या है, ओनरशिप जिसके पास है उसके पास पूरा राइट है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एग्रीमेंट टू सेल किया था एंड ए को क्या हुआ, उससे बहुत बढ़िया सी पार्टी मिल गई, सी पार्टी मिल गया, उसको काफी अच्छा बेनिफिट भी हो रहा था। अब यहाँ पे बी डैमेजेस क्लेम करेगा या नहीं करेगा ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ए के पास पूरा राइट है कि उसको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हो सकता है कि भाई वो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट लेके सी को भी दोबारा से बेच सकता है। सिंपल पॉइंट है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर मतलब क्या, कौन आपके गुड्स को ले सकता है, ठीक है। ए ने बी को सेल मार दिया, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अगर सेलर में हो गई, ए अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या कोई भी बंदा आके आपसे आपका प्रोडक्ट लेगा, नहीं। ऑफिशियल असाइनी कैन नॉट टेक गुड्स बायर ऑलरेडी ओन्स देम, ठीक है। And whereas this point what it said, official assignee tag can take control of goods because ownership not transferred. Obviously देखो A seller है, ये इंसॉल्वेंट हो गया, अब जो गुड्स की ओनरशिप इसके पास है वो सभी के सभी गुड्स ऑफिशियल असाइनी के अंदर जाएंगे। बात को समझो, अगर सेल कर चुका है वो तो सवाल ही नहीं आएगा, कोई सामने वाला आपको आके कोई छू भी नहीं सकता आपको प्रोडक्ट को लाके। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो ऑफिशियल असाइनी आके प्रोडक्ट को उठा सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, ऑफिशियल असाइनी गेट कंट्रोल ओवर गुड्स बिकॉज बायर ओन्स देम। ऑब्वियसली, ठीक है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफिशियल असाइनी आके बायर के प्रोडक्ट को ले सकता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है उसके पास, तो जो भी प्रोडक्ट्स बायर के हैं तो वो उसके हो जाएंगे। बट वेराज एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप किसकी है, सेलर की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी एग्रीमेंट टू सेल में बायर का जो एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है उसके प्रोडक्ट्स को धक्का नहीं लगा सकता। ऑफिशियल असाइनी कैन नॉट कंट्रोल गुड्स बिकॉज ओनरशिप स्टिल विद सेलर। अब ये दो पॉइंट्स है ना, ये जय और वीरू है, ठीक है, या फिर राम और श्याम है, जय एंड वीरू, राम और श्याम, जो वाइज वर्सा पॉइंट्स है, ठीक है, लॉजिक बिल्कुल वाइज वर्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको इलॉजिकल रहेगा, एवरीथिंग इज लॉजिकल एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, एज आई ऑलरेडी सेड, कि भाई आप ये जो कीवर्ड्स है उसको अच्छे से याद रखो एंड लॉजिक समझो कि पॉइंट क्या कहना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूं, ये दोनों पॉइंट में पर्सपेक्टिव किसका है, ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये पर्सपेक्टिव है। तो ऑफिशियल असाइनी विल बिकम द कीवर्ड, इसके ऊपर आपको आंसर फ्रेम करना है ये दोनों पॉइंट का, ठीक है। जैसे कि अब ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, तो यहां पे किसके ऊपर है, What is the keyword here? Like buyer और seller के ऊपर ये रिस्क फैक्टर के ऊपर ये पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट किसके पर्सपेक्टिव से बनाया है, सेलर और बायर के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है, तो ये दोनों यहाँ पे कीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से वहां पे आपके बुक में भी मेंशन करो कि भाई ये कीवर्ड है एंड इनके लॉजिक के हिसाब से आपको पॉइंट मेंशन लिखना है, तो आप अपने लैंग्वेज में सेम पॉइंट को बिल्कुल बिना गलती किए लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द आंसर्स एंड दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इन एग्जाम। आपको इतना लॉजिक लगाना पड़ता है, इतना आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो ही आप ये सिंपल पॉइंट्स के आंसर भी बहुत ही इजीली से लिख पाओगे और विदाउट 0.25 मार्क्स आपके कोई कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरा हमेशा पढ़ाते वक्त यही इंटेंशन रहता है कि भाई आप जो भी पढ़ रहे हो मेरे पास से, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर नहीं भी हुआ ना तो आप कमेंट करो, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करो, आई विल हेल्प यू आउट टू माय मैक्सिमम एक्सटेंट कि भाई आपको जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम है वो टॉपिक का आपका जो भी क्लैरिटी है मैं आपको दे पाऊं। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल बहुत अच्छे से समझ आ गया है, डिफरेंस बिटवीन समझ आ गया, प्रेजेंटेशन पैटर्न समझ में आ गया है, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर सीए फाउंडेशन कलीग सो दैट उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड यू कैन वॉच द अदर वीडियोज on many topics which I have already put on the YouTube channel. It is available for free, so you can absolutely go for it. Okay, so this is it. Bye bye. See you in our next session.